Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is our second lecture. We will start this lecture by discussing the criteria to choose an appropriate microcontroller. So the main difference between the microcontroller are it's their instruction set. Every microcontroller have their unique instruction set and mostly not compatible with each other. सो हमारा जो मेन क्राइटेरिया होता है कि हम जिसकी बेस पे हम माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं वो अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम प्रोजेक्ट की बेस पे हम करते हैं जो हमें टास्क परफॉर्म करना होता है उस माइक्रो कंट्रोलर से उसकी बेस पे हम चूज़ करते हैं। इसमें आपकी मेन चीज़ जो आती है वो कास्ट आती है सबसे पहले कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कितना कास्टली है और प्रोजेक्ट का बजट क्या है। सेकंड चीज़ परफॉर्मेंस उसकी क्या है और परफॉर्मेंस मेन चीज़ जो उसको डिक्टेट करती है वो है स्पीड कि इस माइक्रो कंट्रोलर की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। फिर पैकेजिंग भी वेरी करते हैं, जिस सर्किट के अंदर आपने इसको इंटीग्रेट करना है वो किस टाइप का है, वो सरफेस माउंट है, थ्रू होल माउंट है। तो अगर वो उस लेट से आपने सरफेस माउंट का सर्किट बनाया हुआ है और आपके पास जो पैकेजिंग माइक्रो कंट्रोलर की अवेलेबल है वो डिप पैकेज है या थ्रू होल है तो आप उस माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ नहीं कर सकते। फिर पावर कंजम्पशन ये भी एक अहम इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई ऐसा हार्डवेयर बनाना है जो मोबाइल के लिए है तो आपकी मेन जो क्राइटेरिया होगा कि वो मिनिमम पावर यूटिलाइज़ करें। इसी तरीके से फिर एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन, तो ये चीज़ें डिक्टेट करती हैं कि आपने कौन सा माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करना है। उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपके पास कौन कौन से इसके डेवलपमेंट टूल अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेट से एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करना चाह रहे हैं लेकिन उसको आप सी में कोड नहीं कर सकते, यानी उसका जो कंपाइलर है वो अवेलेबल नहीं है सी के लिए, तो आपको उस मजबूरन असेंबली लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर मतलब उसके लिए फिर वो स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है तो आप उस माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो उस एक और अहम चीज़ है वो कि वो अवेलेबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोकल मार्केट में वो माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल नहीं है और आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़े तो कास्ट पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस कोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने इसके लिए एटमल माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट किया। अब इसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं और बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हमने इसको चूज़ किया है। अदरवाइज़ आपके पास पिक के माइक्रो कंट्रोलर भी अवेलेबल हैं, थोड़ी सी डिफरेंस के साथ, प्रोग्रामिंग के डिफरेंस के साथ आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आर्म के माइक्रो कंट्रोलर भी अवेलेबल हैं। तो हम इसको थोड़े से इनके ना बेनिफिट्स देखते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हमने क्यों ये आपके कोर्स के लिए ये वाला माइक्रो कंट्रोलर चूज़ किया है। तो सबसे पहले जो इसका मेन एडवांटेज है वो है कि ये रिस्क आर्किटेक्चर बेस्ड है और रिस्क बेस्ड आर्किटेक्चर जो होता है वो मोस्टली उसकी जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो फिक्स्ड लेंथ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो इसके प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होंगी वो बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगी और उनका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इस तरीके से वेरी नहीं करेगा। अगर वो फिक्स लेंथ की ना हो तो वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन का साइज़ चेंज होता है वैसे वैसे उसका एग्जीक्यूशन टाइम चेंज होता है। फिर ये लोड स्टोर बेस्ड आर्किटेक्चर है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है जिस भी डाटा के ऊपर, तो सबसे पहले आपने वो डाटा रजिस्टर्स मेमोरी में लेके आना है। वंस आपका डाटा रजिस्टर मेमोरी में आ गया तो अब आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो 32 है। तो ये हम इसकी डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे कि रजिस्टर क्या चीज़ होता है। बस यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि रजिस्टर बेसिकली मेमोरी लोकेशंस है, और ये वो मेमोरी है जिसका जो हाई स्पीड मेमोरी है। और अगर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी डाटा के ऊपर, तो सबसे पहले उस डाटा को इस मेमोरी में ले के आना है, यानी जो हमने पहले जिक्र किया था ना, लोड स्टोर मेमोरी एक्सेस, तो वो आपने डाटा लोड करना है इन रजिस्टर में। वंस आप इस रजिस्टर पे आपने डाटा को लोड कर दिया है, तो फिर उसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करें, जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपके पास इसी मेमोरी में आएगा, और इसके बाद आप उसको स्टोर कर सकेंगे किसी और लोकेशन पे। आपने शिफ्ट करना है उसको, तो वो आप कर सकते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। इसके बाद जो इसकी इंस्ट्रक्शन की पाइपलाइन है वो 2 स्टेज पाइपलाइन है, ठीक है। 2 स्टेज इंतहाई सिंपल और बेसिक पाइपलाइन है। इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आपको ईज़ होगी। आजकल जो आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है उसमें 24 स्टेज 28 स्टेजेस तक पाइपलाइन हुए। तो जैसे जैसे आपके पाइपलाइन की स्टेजेस बढ़ती हैं, वैसे वैसे उसकी हार्डवेयर की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो अगर आपके हार्डवेयर की कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही मुश्किल होगी। तो 2 स्टेज पाइपलाइन आर्किटेक्चर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये काफ़ी सिंपल है और स्टूडेंट को इसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ईज़ होती है। और इसके बाद जो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट की बेसिकली जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिंगल क्लॉक साइकिल बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे कि ये क्लॉक साइकिल क्या चीज़ है और इस सिंगल क्लॉक साइकिल का क्या फ़ायदा है। थोड़ा सा जब आपको इंस्ट्रक्शन सेट का आइडिया हो जाएगा तो वहाँ पे हम जब एग्जीक्यूशन टाइम निकालेंगे वहाँ पे आपको इस क्लॉक साइकिल का बेसिक आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि ये जो सिंगल क्लॉक साइकिल है ये मल्टी साइकिल इंस्ट्रक्शन की निस्बत इसको समझने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसके एल्गोरिदम को वो इजी होता है। क्लॉक की जो स्पीड है वो मॉडरेट एक स्पीड है, मैक्सिमम ये 20 मेगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है। ऑब्वियसली हमने कोई मैटलैब इसमें एग्जीक्यूट नहीं करनी या कोई बड़े सॉफ्टवेयर तो हमने इसमें एग्जीक्यूट नहीं करने। हमने तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल प्रोग्राम लिखने हैं और उनको एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारे लिए मोर देन इनफ है। हमारे पास अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ भी हो तो वो भी मोर देन इनफ है। तो इसमें हम मैक्सिमम 20 मेगाहर्ट्ज़ तक जा सकते हैं। इसके बाद इसमें काफ़ी सारे पेरिफेरल चिप के ऊपर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो बहुत से माइक्रो कंट्रोलर ऐसे हैं जिसमें आपके पास ये पेरिफेरल अवेलेबल नहीं होती, ये कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होते। आपको अलग से इन कंपोनेंट को इंटरफेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसमें डिजिटल आईओज होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, ठीक है। ईप्रोम चिप के ऊपर अवेलेबल होता है, टाइमर, यूआर्ट, आरटीसी टाइमर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, सीरियल कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे मॉड्यूल आपके पास एक सिंगल चिप के ऊपर ऑलरेडी इंटीग्रेट हुए होते हैं। जस्ट आपने उनको इनिशियलाइज करना होता है और उसके बाद उसको प्रोग्राम करना होता है। आपको हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ईज़ हो जाती है। अदरवाइज़ अगर लेट से इसमें एडीसी अवेलेबल ना होता तो आपको बाहर से ला के इसमें एडीसी ब्रेडबोर्ड में लगाना पड़ता, फिर उसके क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज़ और उनके प्रोग्रामिंग के इश्यूज़, काफ़ी सारे इश्यूज़ बन जाते हैं। तो अगर ये आपके पास अवेलेबल है चिप के ऊपर, तो आप जस्ट आपने सॉफ्टवेयर में चेंज करनी है और आप उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और हार्डवेयर के ट्रबल शूटिंग से भी आपको फ्रीडम मिल जाता है। इसी तरीके से एक और जो इम्पॉर्टेंट इसमें मॉड्यूल है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, जिससे आप बेसिकली मोटर की स्पीड को और डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी चिप के ऊपर ये मॉड्यूल अवेलेबल होता है। आपने जस्ट इसको इंटरफेस करना होता है और इसको आप प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको इनिशियलाइज कर देते हैं और आगे आप यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके भी हार्डवेयर के इश्यूज़ वो आपको डील नहीं करने पड़ते, वो ऑलरेडी ठीक होते हैं। और अगर लेट से कोई फंक्शनैलिटी प्रॉपर नहीं कर रहा तो आपको पता होता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में इशू है, हार्डवेयर में कोई इशू नहीं है, हार्डवेयर ऑलरेडी इसका काम कर रहा है। इसके बाद इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो इंटरनल प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी,
ठीक है। इसकी मेमोरी इंटरनली अवेलेबल होती है और अच्छी खासी मेमोरी होती है कि आपका जो जितने भी आपने कोड इस कोर्स के दौरान करने या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने वो इस मेमोरी के अंदर आ जाते हैं, आपको अलहदा से मेमोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और इसमें बहरहाल आपके पास चॉइस भी होती है, आपने जो माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट किया है वो मुख्तलिफ उसके मेमोरी के साइज़ होते हैं और उसके ऑब्वियसली प्राइस में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपने एक प्रोग्राम या एक प्रोजेक्ट के लिए एक टास्क इम्प्लीमेंट किया है और आप समझते हैं कि अब आपकी मेमोरी फुल हो गई है और ये माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करता, आप वही प्रोग्राम एज इट इज़ उठा के थोड़े से ज़्यादा मेमोरी वाला माइक्रो कंट्रोलर लेके उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको दोबारा से प्रोग्रामिंग लॉजिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके वही प्रोग्रामिंग लॉजिक काम करेगी। हो सकता है कि एक आध पोर्ट वगैरह का इशू हो, लेकिन मोस्टली जो है ना इनकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कंपैटिबल होते हैं और आप उसको इजीली पोर्ट कर लेते हैं एक एटमल सीरीज़ के एक माइक्रो कंट्रोलर से एटमल सीरीज़ के दूसरे माइक्रो कंट्रोलर। इसके बाद इन सिस्टम प्रोग्रामेबल की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है एटमल AVR माइक्रो कंट्रोलर। अब इन सिस्टम प्रोग्रामेबल का क्या मतलब है कि आपको बेसिकली एक छोटा सा सर्किट बनाना पड़ता है, जिसमें एक आध रजिस्टर और कैपेसिटर से मिला के आप बनाते हैं ये सर्किट, और आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपके जो एम्बेडेड सिस्टम है उसके अंदर मौजूद होते हुए उसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ये फीचर अगर अवेलेबल ना हो तो आपको माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होती है और आपको माइक्रो कंट्रोलर अपने एम्बेडेड सिस्टम से निकाल के आपको प्रोग्रामर में रखना पड़ता है और फिर आप उसको प्रोग्राम करते हैं। तो अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है इन सिस्टम प्रोग्रामेबल की, तो आपको माइक्रो कंट्रोलर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो होता क्या है कि आप जब माइक्रो कंट्रोलर निकालते हैं, चूँकि इसमें पिन्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और काफ़ी करीब करीब होती हैं, तो थोड़ी सी बदएहतियाती की वजह से आपकी पिन टूट जाती है, बाज़ माइक्रो कंट्रोलर की पिन शॉर्ट हो जाती है और आपका माइक्रो कंट्रोलर जल जाता है। तो बार बार निकालने जो है ना उसको आप वैसे भी अभी इस लैब के अंदर भी जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें, और जब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि उसको सर्किट से बाहर निकालें और फिर प्रोग्राम करें, आप डायरेक्टली इसके प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी कम माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल होता है। इसके बाद इसके जो पिन पैकेजेस हैं वो भी उसकी भी एक वाइड रेंज आपके पास अवेलेबल होती है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर इसकी सिलेक्शन बेसिकली आप प्रोजेक्ट के बजट को देखते हुए करते हैं, और दूसरी जो मेन चीज़ है कि आपके जो एप्लीकेशन जो उस पर एग्जीक्यूट करनी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट। तो इसके जो पैकेज अवेलेबल है आपके पास 8 पिन से लेके 64 पिन तक के पैकेज अवेलेबल होते हैं। अब ये पिन ज़्यादा या कम होने का क्या फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली अगर पिन्स कम होंगी तो आपके जो इंटरफेसेस हैं वो लिमिट होते जाएंगे। अब अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक्सटर्नल इंटरफेसेस कम है, कैलकुलेशन का कोई काम ज़्यादा है, तो अब 8 पिन पे जाएंगे, और जितनी पिन्स कम होंगी उतना ही समझ लें कि उसकी कास्ट कम होगी। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर लेट से आपका एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें पिन के इंटरकनेक्शन ज़्यादा चाहिए, या जो इन्वायरमेंट के साथ आपने कनेक्शन करने हैं सराउंडिंग सर्किट्स के साथ, तो वो ज़्यादा चाहिए, तो आप 64 पिन के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। तो ये वाइड रेंज होने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर रिगार्डलेस ऑफ द प्रोग्रामिंग इश्यूज, क्योंकि प्रोग्रामिंग 8 पिन की भी वही होनी है, 64 पिन के माइक्रो कंट्रोलर की भी प्रोग्रामिंग सेम होनी है। तो अगर आपने लॉजिक लेट से इम्प्लीमेंट भी कर ली और आपको बाद में ख्याल आता है या रिक्वायरमेंट बनती है, तो आप उसी प्रोग्राम को पोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा पिन वाले माइक्रो कंट्रोलर के साथ।
इसके बाद आपके पास एक ऑपरेटिंग वोल्टेजेस की भी डिफरेंट रेंज है, ठीक है। अब ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि जो रिमोटली है और जिसको बैटरी वगैरह के ऊपर आपने चलाना है, ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग का इतना इशू नहीं है, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट या कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट उसकी कम है, तो आप 2.7 वोल्ट वाले माइक्रो कंट्रोलर एटमल के यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप लेट से कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली जितनी कंप्यूटेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से वो पावर कंजम्पशन उसकी बढ़ जाएगी, तो आप 6 वोल्ट के ऊपर जा सकते हैं। तो आपके पास इसमें भी चॉइस मौजूद है। इसके बाद जो एटमल माइक्रो कंट्रोलर का एक और मेन एडवांटेज है वो ये कि ये सी को सपोर्ट करता है, यानी सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप इसको सी लैंग्वेज में भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और ऑब्वियसली सी लैंग्वेज ऐसी है कि एकेडेमिया में ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए या आपके प्रोग्रामिंग की स्किल को सीखने के लिए हर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो इसको बड़ा इजी होता है समझना। ऑब्वियसली हार्डवेयर आपका चेंज है, लेकिन जो उसमें आपने लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है वो आप सेम टू सेम सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में पढ़ी है लैंग्वेज, सेम वही लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। लॉजिक उसी तरीके से बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को ये सपोर्ट करता है, और मतलब कुछ एडवांस इंस्ट्रक्शन है जो कि नहीं सपोर्ट करता, लेकिन ये है कि आपकी जो इसको कोर्स के अंदर जो लेवल है वो सारी जो इंस्ट्रक्शन आपने पीछे सीखी वो सारी की सारी ये एटमल का AVR माइक्रो कंट्रोलर सपोर्ट करता है। अब ये मुख्तलिफ पैकेजेस हैं जिसमें आपको ये एटमल का माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल है। ये सरफेस माउंट के पैकेजेस हैं, ये आपके पास डिप पैकेजेस हैं, तो ये आपको इजीली लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं जिसमें नंबर ऑफ़ पिन्स भी चेंज हैं, ठीक है। तो आपके पास ये एक वाइड रेंज अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो एटमेगा 16 की तरफ, जो कि हमारा फोकल माइक्रो कंट्रोलर है जिसको हम यूज़ करेंगे एटमल सी फैमिली के अंदर। तो एटमेगा 16 जो है बेसिकली इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है या टोटल नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 131 है, और जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो 8 बिट के 32 रजिस्टर हैं। चूँकि ये माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का है, ठीक है, तो इसका जो रजिस्टर है उसका भी जो साइज़ है वो 8 बिट का है। इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे कि 8 बिट का क्या मतलब है। तो इसके बाद क्लॉक की स्पीड आप वेरी कर सकते हैं 1 मेगाहर्ट्ज़ से 16 मेगाहर्ट्ज़। अब ये पर्टिकुलरली इस एटमेगा 16 माइक्रो कंट्रोलर की बात हो रही। ओवरऑल एटमल फैमिली के अंदर हमने पीछे पढ़ा था कि 20 मेगाहर्ट्ज़ तक हम जा सकते हैं, लेकिन जो एटमेगा 16 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है 16 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। इसकी जो प्रोग्रामेबल मेमोरी है वो 16K है, यानी आप 16K साइज़ तक का प्रोग्राम बग़ैर किसी एक्सटर्नल मेमोरी को यूटिलाइज़ किए हुए लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद इसमें EEPROM 512 बाइट होती है। EEPROM भी आपके पास एक मेमोरी होती है। अगर इसको लेमैन के टर्म में हम बात करें या कंप्यूटर के टर्म में, तो इसको हार्ड डिस्क से हम तशबीह दे सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अगर आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो आप EEPROM के अंदर भी डेटा रख सकते हैं। इसके बाद आपके पास इसमें 1K इंटरनल SRAM होती है, स्टैटिक रैम कहलाती है। इसमें आपके पास रन टाइम में जो वेरिएबल जनरेट होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो यानी इसको अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की टर्म में तो रैम की जो हमारे पास एक्चुअल रैम होती है ये बेसिकली वो है। इसके बाद इसमें 3 टाइमर होते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन के मॉड्यूल होते हैं, पैरेलल आईओ के जो है ना इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं, 4 पोर्ट्स हैं उसकी, और इसके बाद ADC का मॉड्यूल होता है। बाकी इन फीचर्स को हम आगे कोर्स के जब प्रोग्रेस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में ये सारे फीचर्स पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इसके आर्किटेक्चर की तरफ। तो ये एटमेगा 16 का आर्किटेक्चर है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो पर्पल में
इसको आप अगर ज़रा गौर से देखें तो ये पर्पल में बेसिकली हमने जो पीछे बैकग्राउंड में एक फ़ीचर पढ़ा था सीपीयू का, जो सीपीयू की एक वो ब्लॉक डायग्राम देखी थी, तो वो सारे मॉड्यूल पर्पल में, यानी ये इसका माइक्रो प्रोसेसर है। एटमल AVR माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 16 का आपके पास ये जो पर्पल कलर में हमने किया हुआ है, ये आपका बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें ये जो है ये रजिस्टर मेमोरी है, आगे आपके पास ALU है, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्टेटस रजिस्टर है, जब आउटपुट आता है आपके पास तो ये स्टेटस रजिस्टर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, इसकी भी हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर है और इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और प्रोग्राम काउंटर है और स्टैक पॉइंटर है। अब ये जो मॉड्यूल मैंने अभी जिक्र की, ये सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। इनकी भी हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं। इसके बाद जो ग्रीन में आपके पास जो कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं ग्रीन शेड में, ये बेसिकली मेमोरी के कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास डिफरेंट मेमोरीज़ हैं, इसमें स्टैटिक रैम है, आपके पास प्रोग्राम मेमोरी है, EEPROM है। तो ये सारे के सारे आपको ग्रीन में कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। इसके बाद येलो में जो है ये क्लॉक के कंपोनेंट है, ये आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं और आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये बेसिकली इसकी बेस पे आपके जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम है वो आप कैलकुलेट करते हैं, या उसकी जो परफॉर्मेंस है ये स्पीड जो है वो हम फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जितने भी टाइमिंग रिलेटेड फंक्शन है ये बेसिकली इन्हीं कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद जो पर्पल में आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली IO कंपोनेंट्स हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, एक्सटर्नल सर्किटरी के साथ इंटरेक्ट करना है। इसके अलावा ADC मॉड्यूल हैं, इसके अलावा आपके पास सीरियल कम्युनिकेशन के मॉड्यूल हैं, ये सारे आपके पास पर्पल में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो अहम चीज़ है वो आपके पास ADC मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें आपके पास एक ही ADC मॉड्यूल है, जबकि ये आगे कनेक्टेड है पोर्ट A के साथ जिसमें 8 पिंस लगी हुई और ये हर एक के साथ आगे कनेक्टेड। तो उससे पहले एक आपके पास मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर इन ही में से कोई एक इनपुट सेलेक्ट करता है और उसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस में मैं चलूँगा, चीज़ें आगे चल के तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि आपका 8 पिंस के ऊपर आप एनालॉग डाटा ले सकते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि आपको अगर एनालॉग डाटा को यूज़ करना है या उसको आगे प्रोसेस करना है तो उसको पहले डिजिटाइज करना पड़ता है और उसके लिए ADC मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप 8 एनालॉग इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं इन पिंस के ऊपर और उसके बाद ये मल्टीप्लेक्सर को प्रोग्राम करते हुए आप इनमें से कोई सी एक इनपुट एट अ टाइम आगे ADC को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ADC उसको डिजिटाइज कर देगा और फिर आगे आप उसको ALU पे फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली आप ये 8 की 8 इनपुट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते ADC के, ठीक है, क्योंकि आपके पास ADC सेम है। तो किसी एक इंस्टेंट के ऊपर कोई सी एक इनपुट को आप फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। आगे आपने जो मल्टीप्लेक्सर है ओबियसली उसको आपको प्रोग्राम किया होगा तो वो इनमें से उस इनपुट को फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आपके पास कोई मतलब स्टूडेंट मेरे पास अक्सर आते हैं जो जिनने मल्टीपल ADC यूटिलाइज करना है, वो कहते हैं सर ये माइक्रो कंट्रोलर में तो 8 इनपुट तो हम दे सकते हैं लेकिन काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो उनका सिनेरियो कुछ इस तरह का होता है कि वो 8 इनपुट के ऊपर साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास ADC सिंगल है तो आप 8 इनपुट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप ऐसे सिनेरियो के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको सिक्वेंशली मुख्तलिफ ADC से इनपुट चाहिए, एनालॉग इनपुट्स चाहिए लेकिन सिक्वेंशली एक एट अ टाइम, तो फिर आप इस माइक्रो कंट्रोलर को यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई ऐसा माइक्रो कंट्रोलर चूज़ करना पड़ेगा जिसमें एट अ टाइम 8 इनपुट को प्रोसेस कर सकें और यानी 8 ADCs लगे हुए हैं। तो इसमें आपके पास सिंगल ADC है, इस वजह से हम ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इसको यूटिलाइज नहीं करें जिसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली ये होती है कि आपने
मल्टीपल इनपुट को एट अ टाइम प्रोसेस करना है, एट अ टाइम उसको डिजिटाइज करना है और उसको प्रोसेस करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड। सो अब हम आते हैं AVR मेमोरीज़ की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की मेमोरीज़ अवेलेबल होती हैं। एक आपके पास SRAM जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं, ठीक है, और SRAM के अंदर जो डाटा होता है वो वोलेटाइल होता है, यानी अगर आपके पावर ऑफ हो जाती है तो इस पर जितना भी डाटा होगा वो सारा लास्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्लैश मेमोरी होती है जिसमें आपका मेन जो प्रोग्राम होता है उसको होल्ड किया होता है, और इसकी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपके पास EEPROM होती है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज होती है, और इसमें भी आपके पास परमानेंट डाटा पड़ा हुआ होता है। तो SRAM जो है ATmega 16 के अंदर 1 किलोबाइट होती है। अब यहाँ पे जो किलो है इसका मतलब 1000 नहीं है, ये अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। 1K का मतलब है 1024 बाइट, ठीक है, तो ये 1000 से थोड़ी ऊपर होती है, और बाइट जो है एक बाइट वो 8 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है, और ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है कि आपका जो एक एड्रेस है वो 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है, तो इसकी भी डिटेल हम अभी आगे चल के पढ़ते हैं। और ये जो मेमोरी है दिस इज़ यूज्ड फॉर वेरिएबल स्टोरेज एंड स्टैक स्पेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। आपका स्टैक होता है बेसिकली वो भी आपके इसी मेमोरी में बनता है। इसका जो एड्रेस है, अगर हम आपके पास ऑब्वियसली होता ही है कि जितनी भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनके एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, तो इसका जो एड्रेस है वो $0060। अब डॉलर का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, तो ये 0060 से स्टार्ट होके $045F तक जाता है। ये हम अभी आगे चल के जब मेमोरी की ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये आपके पास इतने नंबर ऑफ़ एड्रेसेस SRAM का, तो ये एड्रेसेस कितने बनते हैं, तकरीबन 1024 एड्रेसेस बनते हैं। ये है आपके पास ATmega 16 की एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस का मतलब क्या है कि आपके पास जो मेमोरी जो आपने मुख्तलिफ पार्टीशंस में डिवाइड की हुई है वो उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। तो जो सबसे पहले आपके पास हमने जो बात की थी वो 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स की थी, ठीक है, जो 32 जनरल पर्पस रजिस्टर है वो 00 से लेके 1F तक जाते हैं। अब यहाँ पे अगेन डॉलर का साइन है तो इसका मतलब ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है, तो ये जब आप इसको अगर डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस जो बनेंगे वो 32 बनेंगे, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 32 के इक्विवेलेंट होगा डेसिमल में। इसके बाद $20 यानी इससे जो एग्जैक्टली नेक्स्ट एड्रेस है $20 से लेके $5F तक आपके पास 64 IO रजिस्टर के लोकेशन बनते हैं, ठीक है, तो IO मेमोरी को भी हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो आपके इसमें एक स्पेशल मेमोरी लोकेशन है जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर ने डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है, और कुछ इसमें पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, कुछ बाकी जो कंपोनेंट हैं आपके माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल है उनके एड्रेसेस बनते हैं, तो इसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। अब उससे ऑनवर्ड जो एड्रेस है $60 से लेके $45F, ये हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था, ठीक है, $60 से लेके $45F ये SRAM का एड्रेस है। इसमें आपके पास स्टैटिक रैम की मेमोरी है। तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये आपके पास टोटल मेमोरी है आपके ATmega 16 के $000 से लेके यहाँ तक। तो इसमें जो फर्स्ट 32 लोकेशंस है ये जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो इसका अगर आप देखें R0 से लेके R31, ये R जो है ये रजिस्टर को शो करता है। ये नोटेशन हम यूज़ करते हैं रजिस्टर्स के लिए, ये भी डिफाइंड है इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर ऑलरेडी। तो अगर हमने ये फर्स्ट लोकेशन को एड्रेस करना है तो हम $000 भी यूज़ कर सकते हैं और R0 भी यूज़ कर सकते हैं।
अब ये एड्रेस याद रखना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे अमूमन नोटेशन यूज़ करते हैं और इसको याद रखना निस्बतन ईजी होता है। इसी तरीके से $0020 से लेकर $005F तक जो 64 लोकेशंस बनती हैं, वो आपके पास स्पेशल आईओ मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली डिफरेंट एड्रेसेस हैं जो आपके कंपोनेंट लगे होते हैं। अब इसमें अगर आपको देखें, ये एस रेज एक नज़र आ रहा है। एस रेज हमने पहले भी कहीं पे पढ़ा था, जो जब हम आर्किटेक्चर को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमें ये नज़र आया था, ये स्टेटस रजिस्टर है। तो इसका जो एड्रेस है वो ये $3F, और इसकी नोटेशन अगर नेमिंग नोटेशन यूज़ करनी तो वो एस रेज है। इसी तरीके से SPH ये स्टैक का पॉइंटर है, तो इसका ये एक एड्रेस भी है, ठीक है, $3E, और इसको SPH से भी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो इसको SREG से को यूज़ कर रहे होंगे, आप देखेंगे SPH को SPH से यूज़ करेंगे। ये वाले एड्रेसेस हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, ये जो एड्रेस में, क्योंकि ये याद नहीं रहते। इसी तरीके से आगे जो है आपके पास जनरल मेमोरी के स्टार्ट होते हैं। तो अब हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं रजिस्टर मेमोरी की। तो रजिस्टर मेमोरी बेसिकली R0 से शुरू होती है, R31 तक ये इसके नाम है, ठीक है। और एड्रेस प्रोग्राम मेमोरी के अंदर जिसका एड्रेस है वो 00 से लेके 1F तक है। अब हर मेमोरी लोकेशन बेसिकली आपके पास ये 8 बिट की मेमोरी लोकेशन होती है, जिसकी बिट्स D0 से लेकर D7 तक होती हैं, ठीक है। यानी इसमें जो डाटा अगर आपने स्टोर करना तो मैक्सिमम 8 बिट का, ठीक है। अब 8 बिट से अगर ज़्यादा डाटा होगा तो आपको एक और रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 8 बिट का मतलब क्या है कि आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हेक्साडेसिमल में बात की जाए तो F होती है, ठीक है। तो F से ज़्यादा अगर आप FF से ज़्यादा आगे अगर आपका डाटा डालेंगे तो आपके जो है ना वो ओवरफ्लो कर जाएगा रजिस्टर, ठीक। तो उसका आपको बजाय एक रजिस्टर के 2 रजिस्टर यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अगर डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो किसी एक क्लॉक साइकिल में मैक्सिमम 8 बिट का डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर 2 रजिस्टर लेट से उनके ऊपर ऑपरेशन पर परफॉर्म करना है, ठीक है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपके पास जो दोनों रजिस्टर हैं उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो 8 बिट का हो, 8 बिट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड करता है, ये लास्ट रजिस्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ X रजिस्टर लो बाइट, X रजिस्टर हाई बाइट, ठीक है। R27 के आगे लिखा हुआ है X रजिस्टर लो बाइट, और सॉरी R26 के आगे, और R27 के आगे लिखा हुआ है हाई बाइट। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक वर्चुअल रजिस्टर X यूज़ कर सकते हैं जिसका मैक्सिमम जो साइज़ है वो 16 बिट का होगा, और उसकी जो लोअर बाइट है वो R26 होगी, और हायर बाइट जो है वो R27, ठीक है। तो अगर ये आपको मतलब स्पेशलाइज्ड किस्म का एक सूडो रजिस्टर दिया जाता है, ठीक है, तो आपने अगर 16 बिट डाटा को प्रोसेस करना है या कहीं पे ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसमें 16 बिट के डाटा को प्रोसेस करना है, तो आप ये रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप जो डिनोट है वो X से कर सकते हैं। इसी तरीके से Y रजिस्टर है और इसी तरीके से Z रजिस्टर। अब ये जो 3 रजिस्टर हैं ये वर्चुअल रजिस्टर, फिज़िकली ये 2 8 बिट के रजिस्टर से मिलके बने, ठीक है। और वो आपको बता दिया गया है कि जो रजिस्टर X है वो R26 और R27 से मिलके बना है, रजिस्टर Y जो है वो R28 और 29 से मिलके बना है, और रजिस्टर Z जो है वो R30 और R31 से मिलके बना है। तो अगर आपने 16 बिट डाटा को प्रोसेस करना है तो आप ये 3 रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये लोड स्टोर आर्किटेक्चर है, तो जब भी डाटा को आपने प्रोसेस करना होगा आपको इस मेमोरी लोकेशन में लेके आना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ जो आपको थोड़ी सी नज़र आएगी वो ये है कि यहाँ पे एक बोल्ड लाइन लगाएगी R15 तक। तो R0 से लेके R15 तक जो है वो एक पार्टीशन बनी हुई है रजिस्टर की, और इससे ऑनवर्ड जो है दूसरी पार्टीशन है, ठीक है, यानी R16 से ऑनवर्ड। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि R0 से लेके R15 तक के जो रजिस्टर हैं ये बेसिकली आप प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शन सेट मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इंटरनली यूज़ करते हैं। अब आप मेमोरी लोकेशन को एड्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप जो है कोई ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें आपने ये वैल्यू यहाँ पे लोड कर दी है, जैसे R2 को यूज़ कर दी, तो वो प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करें तो R2 का डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम इसको यूटिलाइज कर रहा है, आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो इसको यूटिलाइज कर। तो प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे होंगे, जब उस वक्त आपको जो रजिस्टर्स यूटिलाइज करने वो R16 से ऑनवर्ड रजिस्टर यूज़ करने R31 तक। इन रजिस्टर्स को कोशिश करें कि अवॉइड करें यूज़ करें अनटिल एंड अनलेस कि आपको पता हो कि ये रजिस्टर कहीं पे चेंज तो नहीं हो रहे हैं यानी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये जो R0 और R1 है, अगर मैं आपको इसकी एक फंक्शनलिटी बताऊं कि आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन है, जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आप का जो रिज़ल्ट है वो ऑटोमेटिकली इन दो रजिस्टर में सेव हो जाता है। ये सिस्टम सेव करता है, हालांकि आपने नहीं लिखा होता कि कहाँ पे इसको सेव करना है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो अगर आपने R0 और R1 में कोई डाटा यानी आपके काम का कोई डाटा आपने स्टोर किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आ सकता है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको श्योर करना है कि R16 से ऑनवर्ड के रजिस्टर यूज़ किए। और इसी तरीके से अगर आप X रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं किसी एक एप्लीकेशन में और वहीं पे उसी एप्लीकेशन में R26 या R27 को इंडिविजुअली भी कहीं किसी और स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो तब भी आपके पास यही प्रॉब्लम बनेगी। जब आप X रजिस्टर को राइट करने लगेंगे तो R26 और 27 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, या R26 को कहीं राइट करेंगे तो आपके पास रजिस्टर X की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर है या मेमोरी लोकेशन है उसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। बहुत सारे आर्किटेक्चर में इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहा जाता है। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली ये वो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे जिसमें आपके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस होता है। चाहिए जहन में रखें कि ये एड्रेस होल्ड करती है, ना कि इंस्ट्रक्शन होल्ड करती है। ठीक है, जो आपने इंस्ट्रक्शन जब आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो उससे अगली इंस्ट्रक्शन पे ऑब्वियसली आपके उसने प्रोग्राम ने जाना होता है, ठीक है। तो उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रोग्राम काउंटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम काउंटर जो है इसका ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये इंक्रीमेंट भी ऑटोमेटिकली होता है, यानी इसके लिए आपको ALU की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ हम ने स्टडी किया था पीछे कि हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को यूज़ करते हैं कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, लेकिन प्रोग्राम काउंटर ये वाहिद मेमोरी लोकेशन है जिसमें एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, ठीक। और ये बेसिकली होल्ड करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। इसके बाद हमने स्टेटस रजिस्टर पढ़ा था जो कि इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है। अब अगर ATmega 16 में हम बात करें तो ये स्टेटस रजिस्टर जो है 8 बिट का होता है और हर बिट के अगेंस्ट एक फ्लैग होता है, ठीक है। जिस तरह आपके पास ये C है कैरी फ्लैग, Z 0 फ्लैग, नेगेटिव फ्लैग, वी जो 2's कॉम्प्लीमेंट ओवरफ्लो, एक्सक्लूसिव R, साइन टेस्ट, हाफ कैरी फ्लैग, ट्रांसफर बिट, ग्लोबल इंटरप्ट, इनेबल डिसेबल फ्लैग। तो ये आपके पास 8 बिट्स हैं और हर बिट के ऊपर एक फ्लैग है।
तो इसमें अगर लेट से अभी मैं बात करूँ तो ज़ीरो फ्लैग की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी आप ऐसा अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें जिसके रिज़ल्ट में आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो ये ज़ीरो फ्लैग ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अब ये फ्लैग आप जब ब्रांच या इफ एल्स कंडीशन वगैरह इंप्लीमेंट कर रहे हो तो इस फ्लैग को आप मॉनिटर कर रहे होंगे, ये फ्लैग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरीके से अगर कोई रिज़ल्ट नेगेटिव में आ जाता है तो ये नेगेटिव फ्लैग सेट हो जाता है, कोई कैरी जनरेट होती है तो कैरी फ्लैग। इसी तरीके से बाकी भी फ्लैग्स का काम है। तो ये हम जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होता जाएगा हम इसको साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको इस चीज़ की समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ है, मेन जो कंसेप्ट है कि ये जो स्टेटस रजिस्टर है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आता है और उस रिज़ल्ट की इंफॉर्मेशन या उसकी डिटेल इस रजिस्टर से हमें पता लगती है। ठीक, तो इसको भी हम जो है ना आगे जब प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो लेक्चर 2 है वो ख़त्म हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी।